हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू पाठशाला। मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का पाठशाला पे स्वागत कर रहा हूँ। ठीक, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस पे? पंचवर्षीय योजनाओं पे। किस पे डिस्कस कर रहे थे? 5 ईयर प्लान पे। किस पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग? पंचवर्षीय योजनाओं पे। पंचवर्षीय योजना। ठीक, तो हमने अब तक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी और छठी, इन 6 5 ईयर प्लान पे डिस्कस कर लिया है। इसी के बाद हमें ठीक डिस्कस करना है कि 6 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद क्या हुआ। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कहां से? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7th 5 ईयर प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना। कहां से? 7वीं, ठीक, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना पे बातचीत हम लोग कर रहे हैं। तो 7th 5 ईयर प्लान का टाइम क्या होगा? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका समय क्या है? 1985 टू 1990, क्या 1985 से 1990 है इसका समय। तो सबसे बड़ी बात कि इस योजना में क्या क्या हुआ, मैंने कहा था ना कि इसको 2 स्लाइड में पढ़ना है। एक इसका समय और साथ साथ इसमें को क्या काम हुए, क्या इसका मॉडल रहा, क्या इसका उद्देश्य रहा। तो इस 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, जो उद्देश्य रहा, क्या रहा उद्देश्य, टारगेट क्या रहा? इस योजना का मॉडल रहा दीर्घकालीन विकास। क्या था? दीर्घकालीन विकास। दीर्घकालीन विकास था इसका, मतलब लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इस योजना का टारगेट रखा गया था। तो इसमें क्या क्या किया गया? ठीक, इसमें इंदिरा आवास योजना क्या चलाई गई? इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना चली इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। साथ ही साथ नेहरू रोजगार कार्यक्रम, नेहरू रोजगार कार्यक्रम, नेहरू रोजगार कार्यक्रम चलाया गया। नेहरू रोजगार कार्यक्रम चला और इसके साथ साथ एक और बड़ा काम हुआ 1988 में। कब? 1988 में सेबी की स्थापना हुई। क्या हुई? सेबी की स्थापना। ठीक, स्थापना, सेबी मतलब SEBI, ठीक, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी है क्या बेसिकली? ठीक, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में शेयर बाजारों को नियंत्रित करने के लिए संस्था बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी? 1988 में। कब बनाई गई थी? 1988 में। तो इस सबसे महत्वपूर्ण है इस योजना का उद्देश्य, समय 85 से 90 उद्देश्य था, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, इंदिरा आवास योजना चलाई गई, नेहरू रोजगार योजना चलाई गई और 1988 में सेबी की स्थापना की गई। सेबी इन द सेंस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इस योजना की एक सबसे खास बात यह रही कि इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रोफेसर राजकृष्णा ने, किसने? प्रोफेसर राजकृष्णा ने बताया कि यह योजना हिंदू वृद्धि दर के रूप में जानी गई। ठीक, प्रोफेसर राजकृष्णा ने इसे क्या कहा? हिंदू वृद्धि दर। क्या कहा? हिंदू वृद्धि दर के रूप में। कारण कि इस योजना का जो डेवलपमेंट रेशियो था और हिंदुओं का जो डेवलपमेंट रेशियो था जनसंख्या का, वो सेम था। इसीलिए इस योजना को प्रोफेसर राजकृष्णा ने कहा है हिंदू वृद्धि दर। तो ये रही आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना और इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया। ठीक, हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना पर। लेकिन इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले ही एक काम और होगा, क्योंकि 2 साल का अवकाश लिया गया 1990 में। ठीक, तो 7वीं के बाद हम 8वीं पे चलते, इसके पहले ही 2 साल का अवकाश लिया गया और इस अवकाश के दौरान भारत में कुछ ऐसे कार्य हुए जिससे भारत की आर्थिक व्यवस्था में एकदम परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसे जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, हरी आप जल्दी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 2 वर्ष का जो योजना अवकाश रहा, जिसे आप तीसरा योजना अवकाश, थर्ड प्लानिंग हॉलीडे भी कहते हैं। तो वो कब से कब रहा? 1990 से 1992 तक। ये क्या था? थर्ड प्लानिंग हॉलीडे। क्या था? थर्ड प्लानिंग हॉलीडे। प्लानिंग हॉलीडे, ठीक, हॉलीडे रहा ये तीसरा योजना अवकाश कहा जाएगा इसे।
तो थर्ड प्लानिंग हॉलिडे रहा ये। तीसरा योजना अवकाश क्या हुआ इस समय, इस योजना अवकाश की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या जरूरत थी, इसको मैंने पहले भी किया है डिस्क्राइब, फिर भी बताते हैं अगली दूसरी बार। देखिए, भारत धीरे धीरे समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ पूरी तरह झुक चुका था। लगभग भारत की सरकार ने 156 क्षेत्र की कंपनियों को अपने अंडर में लिया था। 156 क्षेत्रों में भारत उत्पादन कर रहा था, लेकिन इस सरकारी क्षेत्र के बढ़ने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पतन की गर्त में जा रही थी। और यह अर्थव्यवस्था का समाजीकरण या सामाजिक अर्थव्यवस्था का झुकाव हमने रूस की नकल पे किया था। तो जब 1991 में रूस आर्थिक संकट में फंसा और रूस का विभाजन हो गया, तो उसका असर भारत पर भी देखने को मिला। और 1991 में रूस के विखंडन के पूर्व ही हमने क्या किया है, हमने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को 1990 तक जो चली थी उसी के बाद ब्रेक किया, क्योंकि हमारी आर्थिक संपन्नता इतनी क्षीण हो चुकी थी, आर्थिक सुदृढ़ता इतनी क्षीण हो चुकी थी कि भारत सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के भी लाले पड़े थे। तो भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं, 5 वर्ष के विकास की योजना को त्यागा और उसके स्थान पर क्या किया, 1 वर्ष की योजना ली। तो 1 वर्ष की जब योजना ली एक बार प्लस दूसरी बार, तो 2 1 वर्षीय योजनाएं रही, यहां पंचवर्षीय योजनाएं अवकाश पे रही, इसीलिए इसे कहा जाता है प्लानिंग हॉलीडे। क्या, हॉलीडे, ठीक, प्लानिंग हॉलीडे कहा जाता है योजना अवकाश। तो यहां पर अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पे लाने के लिए उस समय कांग्रेस की नई सरकार बनी थी और मिस्टर नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और नरसिंह राव ने मिस्टर मनमोहन सिंह, किसको, मनमोहन सिंह को अपना नया वित्त मंत्री बनाया। और मनमोहन सिंह जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और 10 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे 2004 से 2014 तक। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के पूर्व क्या बने थे, वित्त मंत्री। ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि कितने ऐसे लोग थे जो प्रधानमंत्री बनने के पूर्व वित्त मंत्री भी रहे, तो उसमें एक मनमोहन सिंह भी थे, चौधरी चरण सिंह भी रहे, मोरारजी देसाई साहब भी रहे। तो मनमोहन सिंह उनमें से एक है, उन प्रधानमंत्रियों में से जो प्रधानमंत्री बनने के पहले वित्त मंत्री थे। तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नए ढंग से परिभाषित किया और कुछ नई व्यवस्थाएं लाए, और वह 1991 में आई, जिसे आप कहते हैं निजीकरण। क्या कहते हैं, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। दूसरा है उदारीकरण, ठीक, निजीकरण, उदारीकरण, फ्लेक्सिबिलिटी आई अर्थव्यवस्था में। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो है वैश्वीकरण। क्या लिया इन्होंने, वैश्वीकरण को अपनाया। तो निजीकरण और उदारीकरण और वैश्वीकरण का मतलब मैं आपको बता देता हूं। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत इन्होंने सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को निजी हाथों में बेचना शुरू किया, अपने शेयर्स को बेचे और उन पैसों से जनकल्याण के कार्य किए गए। उदारीकरण, ठीक, उदारीकरण की वजह से भारत में निवेश की स्थिति सुदृढ़ हुई, बाहर के लोगों ने भी भारत में निवेश किया। क्यों, क्योंकि भारत में किसी भी क्षेत्र में निवेश करने के लिए 1991 के पहले लगभग 12 चरणों से गुजरना होता था। कितने, 12 टेबल पर फाइल जाएगी, 12 मंत्रालयों से मंजूरी मिलेगी और तब जाकर के वह निवेश कर सकता है। तो एक जटिल प्रक्रिया थी, एक लंबा प्रोसेस था, फाइलों का एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक जाना एक जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि भारत में लाल फीताशाही जैसी बीमारी है, अभी भी है, उस समय तो और भी रही होगी, ठीक। तो उदारीकरण के द्वारा यहां पर क्या किया गया, एकल खिड़की योजना चलाई गई, सिंगल विंडो सिस्टम, कि सारी समस्याओं का निपटारा कहां होगा, एक ही जगह पर होगा, ठीक। तो उदारीकरण को अपनाया गया। और वैश्वीकरण मतलब अब हम सेपरेट नहीं बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था से अपने आप को जोड़े, कनेक्ट किए। तो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट अपनाया गया। कब, तीसरी योजना अवकाश के दौरान, थर्ड प्लानिंग हॉलीडे। और इस समय भारत के वित्त मंत्री थे मिस्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये 3 कॉन्सेप्ट अपनाए गए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इसके, क्योंकि इसके बाद आएगी अगली योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, तो देखते हैं एर्थ 5 ईयर प्लान में क्या क्या हुआ जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले देखते हैं टाइम, ठीक। एर्थ 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 में योजना अवकाश खत्म हुआ, तो 1992 से 1997, 1992 टू फ्रॉम 1997, 1997 तक योजना चली, ठीक। तो ये इसके लिए कहा जाता है कि उदारीकरण के बाद, क्या है,
उदारीकरण के बाद ये पहली योजना थी। यह क्या है? पहली योजना। तो पूछा जाता है कि उदारीकरण के बाद पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, अर्थ 5 ईयर प्लान है। इसके साथ साथ इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह दूसरी सफल योजना रही और इस योजना के दौरान ही भारत 1 जनवरी 1995 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ? ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, क्या कहेंगे? विश्व व्यापार संगठन कहते हैं आप इसे। तो विश्व व्यापार संगठन का ये सदस्य बन गया। ठीक, तो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस योजना में बना? 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 जनवरी 1995 को बना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ क्या क्या हुआ? इसी योजना में 1993 में क्या चलाया गया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्या चलाई गई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक, पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई गई। तो यह प्रश्न बार बार पूछा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब चली? 1993 में चली। तो इतने कार्य हुए आपके कौन सी योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसके 8वीं के बाद कौन सी योजना होगी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसे हम साफ करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 1997, उदारीकरण के बाद पहली योजना 1995 1 जनवरी को भारत इसी योजना के दौरान विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना और 1993 में इसी योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, 9th 5 ईयर प्लान। तो उसकी क्या स्थिति रही, क्या उसका उद्देश्य रहा, इस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे अब। तो 9th 5 ईयर प्लान की हम चर्चा करते हैं। 9th 5 ईयर प्लान। ठीक, क्या होगा इसका कार्यकाल? कोई हमें बताएगा? क्योंकि पिछली योजना तो बंद हुई कब? 1997 में। तो जब 1997 में 8वीं पंचवर्षीय योजना बंद हुई, तो 1997 से 5 साल जोड़िए 2002, ये इसका रहा कार्यकाल। ठीक, ये इसका टाइम रहा, ये इसका टाइम पीरियड रहा। इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। क्या था उद्देश्य? इस योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और समानता, इक्वलिटी, समानता के साथ विकास। क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, सोशल जस्टिस एंड इक्वल डेवलपमेंट। क्या था? सोशल जस्टिस और इक्वल डेवलपमेंट। यह एक ऐसी योजना रही कि इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्य के बाद भारत एक जो है बड़ी शक्ति के रूप में पहचाना गया। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि 1998 में आपके प्रधानमंत्री मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये दूसरा परमाणु परीक्षण आयोजन करते हैं। तो इसी योजना के दौरान आपके यहां दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। ठीक, दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। इस परमाणु परीक्षण का नाम क्या है? इस परमाणु परीक्षण का नाम था शक्ति। ठीक, क्या था? शक्ति। तो 5 परमाणु परीक्षण किए थे। शक्ति 1st, 2nd, 3rd और 4th और 5th। तो 5 परीक्षण किए गए 2 चरणों में। वो 2 चरण कौन कौन से हैं? यह किया गया 11 मई, ठीक, और 13 मई। ठीक, ये 2 परीक्षण किए गए 11 मई और 13 मई। ऑपरेशन शक्ति के नाम से यह परीक्षण जाना जाता है, 1st, 2nd, 3rd और 4th। और इसके साथ साथ इसमें एक काम और किया गया और वो था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार कार्यक्रम। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वर्ण जयंती, कौन सी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार कार्यक्रम, शहरी रोजगार कार्यक्रम, शहरी रोजगार कार्यक्रम चलाया गया। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिएगा।
कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? 9th 5 ईयर प्लान में चलाया गया। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, सोशल जस्टिस एंड इक्वल डेवलपमेंट। और 98 में दूसरा परमाणु परीक्षण इसी योजना में हुआ और इस समय पीएम थे आपके, प्रधानमंत्री थे मिस्टर वाजपेयी जी। ठीक, कौन था? वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 5 परीक्षण किए गए, ऑपरेशन शक्ति 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 और 11 और 13 मई को 2 चरणों में किए गए। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना पे। ठीक, ओके। अब आते हैं 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना। समय आपको पहले से आइडिया हो जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद कोई योजना अवकाश नहीं बचा है, क्योंकि 7 वर्ष की सिंगल योजनाएं थी और 3 योजना अवकाश थे, वो तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका कार्यकाल क्या होगा? क्या होगा बताएं? 2002 से 2007 तक। कब तक? 2002 to 2007 तक। ठीक, इस योजना में यह योजना अब तक की सबसे सफल योजना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इस योजना के बारे में कहा जाता है कि यह अब तक की सबसे सफल योजना थी। सबसे सफल योजना थी, कारण कि इस योजना के दौरान जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन लक्ष्यों को मैक्सिमम लक्ष्य तक पाने में हमें सफलता मिली। तो प्रायः इसमें लक्ष्य पूछे जाते हैं कि किस योजना के दौरान ये लक्ष्य रखा गया। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस योजना में समय 2002 से 2007। तो इसमें टारगेट रखा गया कि सन 2007 तक हम अपने देश में गरीबी को टारगेट किया गया, क्योंकि इस समय गरीबी का स्तर कितना था? 26% था। कितना था? 26% था। गरीबी घटाकर कितना लाने का लक्ष्य रखा गया? 21% लाने का लक्ष्य रखा गया। और साथ साथ इसे और फॉरवर्ड किया गया था कि अगली पंचवर्षीय योजना में मतलब 2012 तक इस 21 को भी घटाकर हम कितना कर देंगे? 15 कर देंगे। कितना कर देंगे? 15 कर देंगे। लेकिन इस योजना का टारगेट था कि गरीबी को घटाकर हम 21% तक लाने का लक्ष्य रखेंगे। इसके साथ दूसरा काम क्या गया? 2007 तक निर्धारित किया गया साक्षरता। क्या? साक्षरता पर जोर दिया गया और साक्षरता के लिए टारगेट था कि साक्षरता को हम ले जाकर के 75% तक पहुंचाएंगे। कितना? 75%। और इसके साथ साथ क्या लक्ष्य रखा गया कि 2003 तक, कब तक? 2003 तक जो बच्चों में स्कूल जाने की फ्लुएंसी है, इसे 100% करेंगे। क्या करेंगे? 2003 तक 100% बच्चे स्कूल में होंगे। ठीक, 100% बच्चे स्कूल में होंगे। और इसके साथ साथ अगला काम यह किया गया, मातृत्व मृत्यु दर को टारगेट किया गया कि मातृत्व मृत्यु दर जो काफी अधिक थी, इसमें टारगेट था कि 2007 तक मातृत्व मृत्यु दर को घटाकर कितना लाना है? 2 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया। और इसके साथ साथ शिशु मृत्यु दर को भी टारगेट किया गया। तो 2007 तक शिशु मृत्यु दर क्या? शिशु मृत्यु दर ये 45 प्रति हजार, कितना? प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया। तो इतने टारगेट रखे गए, इनमें बहुत से टारगेट के हम बहुत नजदीक पहुंचे, एग्जैक्ट तो अचीव नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ यहीं पर देखने को मिला, क्योंकि भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर रही वो भी टॉप पर पहुंच गई। क्लियर? तो यहां पर एक टारगेट और रखा गया था कि भारत में वनीकरण को लेकर के समस्याएं बनी रही, लगातार बनी रही। और इसमें लक्ष्य रखा गया कि प्रत्येक पूरे भारत में जो है वनीकरण का टारगेट हमें 2007 तक 33% पहुंचाना है। कितना? 33%। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारिए, हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक, छठी पंचवर्षीय योजना 7वीं हो गई, 8वीं हो गई, 9वीं हो गई और 10वीं हो गई। ठीक, इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, जल्दी।
देखिए योजनाओं में तो खैर बहुत कुछ है, बट बहुत सी चीजें हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। तो हम आते हैं किस पे, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक, तो इस योजना का जो उद्देश्य रहा, पहले इसके टाइम पे फोकस कर लेते हैं हम। योजना कब से कब तक होगी, 2007 से 2012 इसका कार्यकाल होगा। क्या होगा, टाइम पीरियड, ये है इसका कार्यकाल। अब आते हैं इसके उद्देश्य पर, जो पूछा जाता है तो इसका उद्देश्य क्या रहा, क्या कोई बता सकता है? जी नहीं। ठीक, इसका उद्देश्य रहा तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। क्या था, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, अधिक समावेशी विकास। ठीक, तो इसमें लक्ष्य था कि विकास की गति को तीव्र किया जाए और समावेशी, सभी क्षेत्रों को डेवलप किया जाए। ठीक, कॉन्सेप्ट पूरा था कि सभी क्षेत्रों को कवर किया जाए, समावेशी मतलब सभी क्षेत्रों को कवर करना। तो इस योजना का टारगेट था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। और इस योजना में जो जीडीपी वृद्धि दर का टारगेट था वो काफी अच्छा रखा गया था। इसमें था जीडीपी, जो जीडीपी की वृद्धि दर का टारगेट रखा गया था वो था 9%। ठीक, कितना टारगेट था, 9%। लेकिन समस्या ये रही कि उसको अचीव नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि इतनी तीव्र गति से अर्थव्यवस्था ने ग्रोथ नहीं किया। लक्ष्य था, ये क्या था आपका, ये लक्ष्य था, लेकिन प्राप्त क्या हुआ, प्राप्त हुआ आपको 7.9%। ये टारगेट बनाया कितना आपने कि आपका सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर होगी 9%, लेकिन अचीव कर पाए हम 7.9। ये भी अपने आप में एक टॉप रिकॉर्ड रहा। ठीक, और उसके बाद जीडीपी के साथ साथ हमने दूसरा टारगेट रखा था, योजना आयोग ने दूसरा टारगेट रखा था, भारत ने दूसरा टारगेट रखा था, कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य था 4%, कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर 4% की दर से ग्रोथ करेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक, और जब ऐसा नहीं हुआ तो कितना हुआ, ये प्राप्त हुआ, इसे कितना अचीव किया गया, 3.2%। कितना, 3.2% इसको अचीव किया गया। क्लियर? तो ये रही आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे ज्यादा जरूरी है इसका कार्यकाल। तो कब से कब तक होगा, 2012 से 2017 तक। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस योजना का उद्देश्य। तो कौन बताएगा इसका उद्देश्य, है कोई बताने वाला? ठीक, इसका उद्देश्य है तीव्र संपोषणीय। क्या है, तीव्र, पहले तो तीव्र और फिर संपोषणीय। अभी बताते हैं इसका मतलब, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। क्या था, तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। क्या था, तीव्र मतलब स्पीड थोड़ी तेज हो, संपोषणीय, ये थोड़ा सा शब्द आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। संपोषणीय का मतलब होता है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है उसका आप दोहन करते हैं, उसका आप यूज करते हैं, उसे आप निकालते हैं। लेकिन संपोषणीय विकास का मतलब होता है कि जब आप नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करते हैं या निकालते हैं तो हमें उस मात्रा में उसे सप्लाई भी करना चाहिए। मतलब अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ साथ साथ लगाते हुए चलें कि प्रकृति से जितना ले रहे हैं उतना प्रकृति को पोषण भी करें, उतना दे भी। यही है संपोषणी। इसका लक्ष्य होता है कि हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत कुछ छोड़ के जाना चाहिए। ठीक, तो संपोषणी विकास मतलब अब आपने क्या किया, पर्यावरण जैसी चीजों पर फोकस करना शुरू किया। और समावेशी मतलब सभी का विकास। ऐसा नहीं कि समाज का एक वर्ग बहुत तेजी से विकास करे और एक वर्ग अछूता रह जाए। तो समावेशी मतलब सबका विकास। इसमें क्या था, इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, क्या रखा गया था, लक्ष्य थोड़े से टिपिकल थे। ठीक, लक्ष्य क्या थे इसमें, लक्ष्य जो रखा गया जीडीपी का,
तो जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य रखा। स्टार्टिंग योजना जब प्रारंभ हुई तो लक्ष्य था 8.5%, कितना 8.5%, लेकिन इसे बहुत जल्द ही रिफॉर्म किया गया, सुधारा गया और लास्टली निर्धारित किया गया कितना, जीडीपी वृद्धि दर 8% की दर से वृद्धि करे, यह प्रयास किया गया, एफर्ट करना था। और साथ साथ कृषि वृद्धि दर का लक्ष्य फिर वही रखा गया, कितना, 4%। और इसके बाद बात क्या किया गया, उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्री सेक्टर की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। इंडस्ट्री सेक्टर की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था 9.6%, कितना, 9.6%। उसके बाद सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था 10%, कितना, कि ये 10% की दर से ग्रोथ करेगा। ठीक, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजों पर फिर मैं डिस्कस करता हूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस योजना का टारगेट। यह कई बार पूछा गया है और आने वाले समय में भी यह पूछा जाएगा, क्योंकि यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और जो है इसमें टारगेट था तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8%, एग्रीकल्चर सेक्टर 4%, उद्योग क्षेत्र 9.6%, सर्विस सेक्टर कितना था, सर्विस सेक्टर था 10%। और इसके साथ साथ इसमें बचत दर, ठीक, क्या था, बचत दर था 36.2%, कितना, 36.2%। और निवेश दर क्या था, निवेश दर का टारगेट था कितना, 38.7, कितना, 38.7%। ये रहा 12वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट। और इसके साथ साथ इसमें जो सबसे कठोर लक्ष्य थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि निर्धनता को 10% तक कम करना, कितना, निर्धनता को घटाकर कितना लाना था, 10% लाना था। और गैर कृषि क्षेत्रों में, मतलब भारत में आज भी सबसे ज्यादा रोजगार कहां पर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इस योजना में लक्ष्य रखा गया कि गैर कृषि क्षेत्रों में, कहां, गैर कृषि, जो कृषि कार्य से अलग होंगे, तो गैर कृषि कार्य में आपने लक्ष्य रखा 12वीं योजना में कि 50 मिलियन, कितना, 50 मिलियन रोजगार का सृजन करेंगे, कितना, 50 मिलियन रोजगार का सृजन करेंगे। और इसके साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे, अगला टारगेट था विनिर्माण, किसमें, विनिर्माण क्षेत्र में 10% ग्रोथ, ठीक, 10% की वृद्धि। एक बार मैं फिर टोटल रिपीट कर रहा हूं, 12वीं पंचवर्षीय योजना ये आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 2012 से 2017 तक इसका कार्यकाल रहा। उद्देश्य था तीव्र संपोषणी और अधिक समावेशी विकास। और इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, जीडीपी की वृद्धि दर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर 8% रखी गई। एग्रीकल्चर सेक्टर 4%, इंडस्ट्री सेक्टर 9.6, सर्विस सेक्टर 10% और सेविंग रेशियो रखा गया 36.2 और इन्वेस्टमेंट रेशियो रखा गया 38.7। और इसी योजना में टारगेट किया गया कि निर्धनता, क्या, निर्धनता 10% तक लाई जाए। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में 50 मिलियन जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए और विनिर्माण क्षेत्र में क्या किया जाए, 10% तक वृद्धि लाई जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम लोगों ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं कवर की। और 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद स्थिति ये रही कि अब योजना आयोग भंग कर दिया गया है, इसकी जगह पर नीति आयोग आया है। तो पंचवर्षीय योजनाएं अब नहीं बन रही हैं, और लेकिन योजनाएं जो पहले चल रही थी वो आज भी चल रही हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो विलय कर दी गई हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो स्थगित कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं, बट आज भी बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे 1995 में मैंने बताया था कि मिड डे मील कार्यक्रम शुरू हुआ था और वो आज भी चल रहा है। ठीक, नरेगा शुरू हुआ था 2006 में, मनरेगा के नाम से आज जाना जा रहा है और ये आज भी प्रगति पर है। तो योजनाएं आज भी प्रगति पर हैं, योजनाएं आज भी चल रही हैं और योजना आयोग आज बंद कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो है चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि लेक्चर कैसा लगा, एक बात। और दूसरी बात, कोशिश करिएगा कि इसे जितना अधिक शेयर कर सके शेयर करें, ताकि ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।